हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ यूपी टेट के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो इनको हम समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लगाएंगे। तो आपको अपने यूपी टेट की तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। नोटिफिकेशन से पहले आपको अपने सिलेबस को और साथ ही अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट लगा लेना है। तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आपको बाद में रिवीजन करना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं जो कि आपके 2011 से लेकर हिंदी के यह प्रीवियस ईयर पेपर हैं। 2011 से लेकर यहाँ पे हम जो आपका जनवरी 2022 में आपका यूपी टेट का एक री एग्ज़ाम हुआ था, वह उसको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि जो आपका री एग्ज़ाम था यह 2021 वाला था। तो यह पहले दिसंबर में हुआ था और उसके बाद में यह री एग्ज़ाम जनवरी 2022 में हुआ था। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस को हम कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। यह इस पेपर की मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो यह पेपर आपका 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। 2019 का यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आप इसको अच्छे से समझिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 1 आता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। किसके अनुसार बताना है? यहाँ पे डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के अनुसार यहाँ पे उन्होंने जो रचनाएं की हैं उनका यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है। तो क्या सही क्रम हो जाता है, तो इनको समझते हैं। यहाँ पे आपको क्रम में दे रखा है। सबसे पहली इनकी रचना कौन सी होती है, इस तरीके से आपको इनके क्रम में लगाना है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको क्रम में लगाना है। तो आपको बताना है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। और यहाँ पे सेकंड में दे रखा है कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ऑप्शन 3 आता है कि निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश या मधुशाला। ऑप्शन 4 आता है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण या फिर मधुकलश। तो इनकी रचनाओं को आपको सही क्रम में लगाना है। तो कौन सा इनका सही क्रम हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर होता है कि जो आपकी मधुशाला है, कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। यह इनका जो इन्होंने रचनाएं की हैं इनका सही क्रम यही होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से कि जो आपकी मधुशाला है, कौन सी है? मधुशाला है। यह इन्होंने कब प्रकाशित की थी, इसकी जो प्रकाशन वर्ष थी, तो इनके बारे में समझते हैं। तो मधुशाला की मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और आपकी निशा निमंत्रण। यहाँ तक बात क्लियर? कौन सी? निशा निमंत्रण। ठीक, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो जो आपकी मधुशाला है यह कब प्रकाशित की गई थी, तो यह आपकी 1935 में प्रकाशित की गई थी। यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा 1935 में प्रकाशित की गई थी। और मैं यहाँ पे बात करूँ मधुबाला की, तो यह आपकी 1936 में प्रकाशित की गई थी। मधुकलश की मैं बात करूँ तो यह आपकी 1937 में। और निशा निमंत्रण की मैं बात करूं तो 1938 में यह प्रकाशित की गई थी। यह इनकी क्या है? प्रकाशन वर्ष हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, यह मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इनका सही क्रम हो जाता है मधुशाला आपकी 1935 में, मधुबाला आपकी 1936 में, मधुकलश 1937 में और निशा निमंत्रण आपकी 1938 में यह प्रकाशित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको इसी तरीके से समझ के चलना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको सुमेल करना है, आपको मिलाने के लिए यहाँ पे दिया गया था, लेकिन मैंने आप यहाँ पे आपके यह जो हैं यह मिला दिए हैं, तो आपको समझना है। ठीक, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात की गई है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन यह कब हुआ था, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलाना होता है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही मिला दिए हैं। तो आपको समझना है कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है यह आपका कब हुआ था, तो यह आपका 1910 में हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो यह आपका 1910 में हुआ था। काशी नागरी पिचानी सभा की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कब हुई थी, जो आपकी काशी नागरी पिचानी सभा है, तो यह आपकी 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की मैं बात करूं तो यह समिति कब लागू की गई थी, तो यह आपकी 1918 में की गई थी। यह आपको यहाँ पे मिलाना था। आपको अच्छे से समझ के चलना है कि जो आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन है यह 1910 में, और काशी नागरी प्रचारणी सभा है यह 1893 में, और राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा है यह आपकी 1918 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि जो तुलसीदास हैं इनके रचनाकार कौन हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तुलसीदास के बारे में बताना है कि इनके रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो आपकी महादेवी वर्मा होती हैं। कौन होती हैं? महादेवी वर्मा, या आपके केशव दास होते हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। यह आपको बताना है कि जो आपके तुलसीदास हैं इनके रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कि जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हम रचनाओं की बात करें तो कई बार पूछी जा चुकी हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं होती हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली रचना आती है आपकी यहाँ पे अनामिका। कौन सी आती है? अनामिका आती है, अनामिका हो जाती है। और आती है इनकी परिमल। कौन सी आती है? परिमल आती है। आगे बात करते हैं, और आपकी यहाँ पे कुकुरमुत्ता हो जाती है, और यहाँ पे आराधना हो जाती है, गीत गुंज हो जाती है, और आपकी यहाँ पे बेला हो जाती है, बेला। और कौन सी होती है यहाँ पे इनकी? अर्चना हो जाती है, अर्चना हो जाती है। तो यह इनकी क्या है? रचनाएं हैं। तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है, नोट डाउन आप साथ ही साथ करते चलिए, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि अन्या से अनन्या तक की जो आत्मकथा है वह किसकी है। अन्या से अनन्या यह जो आत्मकथा है किसकी है, आपको बताना है। तो यह आपकी मन्नू भंडारी की हो जाती है, प्रभा खेतान की हो जाती है, सुषम बेदी की हो जाती है, या फिर उषा प्रियबंदा की हो जाती है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि अन्या से अनन्या आत्मकथा है वह किसकी है। तो यह आपकी यहाँ पे प्रभा खेतान की हो जाती है। किसकी हो जाती है? प्रभा खेतान की हो जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसके प्रकाशन वर्ष की मैं यहाँ पे बात करूँ 2007 हो जाती है। क्या हो जाती है? 2007 इसकी क्या है? प्रकाशन वर्ष है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसका वाक्य है? तो यह आपका कबीर का होता है, दादू का होता है, नानक का होता है, या फिर रैदास का होता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे आपका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। यह किसका है? यह जो आपका वाक्य है यह आपका रैदास का हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इन्होंने यहाँ पे 40 पद दिए थे, रैदास ने यहाँ पे 40 पद दिए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक,
और इनके गुरु की बात करें तो कौन थे इनके गुरु, तो इनके गुरु थे आपके रामानंद। कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव हो जाता है? तो त्रिकुटी होता है, खेत होता है, प्रभु होता है, या फिर नाथ होता है। तो आपके तद्भव होते हैं, इनकी मैं बात करूं, जो आपके हिंदी के शब्द होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, कि जो आपका खेत है यह आपका क्या है? यह आपका तद्भव शब्द हो जाता है। खेत आपका क्या है? तद्भव शब्द हो जाता है। अगर मैं इसके तत्सम शब्द की बात करूं तो क्या हो जाता? यहाँ पे आपका तत्सम आपका क्षेत्र हो जाता। इसलिए यह जो खेत है यह क्या है आपका? यह आपका यहाँ पे तद्भव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? देशज है। तो देशज शब्द का बात करते हैं। यहाँ पे जो देशज शब्द होते हैं इनका मतलब होता है जो हमारे देसी शब्द होते हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा में हम उनको प्रयोग करते हैं, वो आपके देशज शब्द होते हैं। तो देशज शब्द आपको यहाँ पे बताना है। धड़ाम होता है, लाश होता है, औरत होती है, या फिर यहाँ पे पतलून होता है। तो इसका आंसर बताना है कि कौन सा यहाँ पे आपका देशज शब्द हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका जो आपका धड़ाम शब्द है। यह कैसा शब्द है? यह एक देसी शब्द है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। लाश की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कैसा शब्द हो जाता है? तो यह आपका तुर्की शब्द हो जाता है। कैसा हो जाता है? यह आपका तुर्की शब्द हो जाता है। औरत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका अरबी शब्द हो जाता है। अरबी शब्द हो जाता है। और इस पतलून की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका अंग्रेजी शब्द हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह कैसा शब्द है? यह आपका यहाँ पे धड़ाम देसी शब्द हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। आपको बताना है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ बताना है। क्या हो जाता है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, या मिथ्या आडंबर की बात की गई है, या अधिक पाने की लालच करना होता है, या फिर योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना होता है। तो छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल का सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाता है। इसकी मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति को क्या देना? एक अच्छी चीज़ देना। यही चीज़ आपकी कहलाती है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। यहाँ तक बात क्लियर? यह क्या है आपकी? यह आपकी लोकोक्ति है। ठीक, क्या है आपकी? लोकोक्ति है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। इसका आंसर बताना है आपको कि ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद है यह क्या होगा। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे ऋग धन वेद होता है, ऋग धन वेद होता है, रे धन गवेद होता है, या ऋग धन वेद होता है। तो जो ऋग्वेद है आपका इसका सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है आपका ऋग धन वेद। क्या हो जाता है? ऋग धन वेद हो जाता है। यह आपका क्या है? संधि विच्छेद हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है? इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में आपको यहाँ पे समास बताना है। कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, या फिर आपका
तत्पुरुष समास होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो आप बीती है इसमें कौन सा समास होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, इसका सही आंसर होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। आप बीती में क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, यानी कि आप बीती यानी कि आप पर बीती। तो यह चीज़ आपकी क्या कहलाती है, यह आपकी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है। तत्पुरुष समास की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद की मैं बात करूँ तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और आपका अधिकरण तत्पुरुष, यह आपके 6 भेद हो जाते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है। घोंसले में क्या है, चिड़िया है, तो इसमें बताना है कौन सा कारक है। तो आपका अपादान कारक होता है, संबंध कारक होता है, संप्रदान कारक होता है या फिर अधिकरण कारक होता है। तो आपको बताना है कि घोंसले में चिड़िया है, तो इसका सही आंसर होता है आपका कि कौन सा आपका यहाँ पे कारक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका अधिकरण कारक हो जाता है। घोंसले में क्या है, चिड़िया है, यही आपका क्या कहलाती है, यही आपका अधिकरण कारक कहलाती है। आपको ध्यान रखना है जो आपके हिंदी में कारक होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। हिंदी में जो आपके क्या होते हैं, कारक होते हैं, कारक होते हैं, वह कितने होते हैं, हिंदी में कारक आपके 8 हो जाते हैं। और हम संस्कृत में कारक की बात करें, संस्कृत में कारक की बात करें तो संस्कृत में आपके 6 कारक हो जाते हैं। यहाँ तक आपको यह ध्यान रखना है कि हिंदी में कारक होते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो 8 होते हैं और संस्कृत में आपके 6 कारक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से गद्यांश दे रखा है, तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर बताना है। यहाँ पे यह संख्या दे रखी है 12 और 13 में आपको गद्यांश है और इसका आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है आपका कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। संसार के सारे वाद सीमित हैं तो राजनीतिक क्षेत्र तक हैं, सांप्रदायिक तक हैं, आत्मा तक हैं या फिर धर्म तक हैं। आपको यहाँ पे इस तरीके से अपने आंसर को यहीं इसी गद्यांश में ढूंढना है, अलग से आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सारे वाद की बात की गई है, तो यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र तक क्या हो चुके हैं, सीमित हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर होता है कहाँ तक सीमित हो चुके हैं सारे वाद, तो यह आपके राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो किस चीज़ को गांधीवाद का आधार बताया गया है, तो आपको यहाँ पे आना है। तो जो आपके आधार की बात की गई है, तो गांधीवाद में राजनीतिक और जो आपके आध्यात्मिक तत्व होते हैं इनका क्या है, समन्वय है। यही चीज़ यहाँ पे मिलती है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका गांधीवाद का आधार कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि जो आपकी राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व होते हैं यही आपके आधार यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार होते हैं कौन होते हैं, आपको बताना है। तो धर्मवीर भारती होते हैं, राज्ञ राघव होते हैं, भगवती चरण वर्मा होती हैं या फिर नागार्जुन होते हैं। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वह कौन हो जाते हैं, इसका आपको आंसर बताना है कि जो कनुप्रिया है इसके रचनाकार हो जाते हैं आपके धर्मवीर भारती। कौन हो जाते हैं, धर्मवीर भारती हो जाते हैं। धर्मवीर भारती की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इनकी कई रचनाएं हो जाती हैं। इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँ
तो सबसे पहले इनकी आती है एक रचना आती है आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रचना हो जाती है, जिसका नाम है अंधा युग। ठीक, अंधा युग इनकी रचना हो जाती है। और हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर आती है इनकी जो आती है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा आती है। फिर आती है आपकी यहाँ पे गीत वर्ष। कौन सी आती है? गीत वर्ष आती है। गीत वर्ष आती है। और नेक्स्ट आती है यहाँ पे आपकी देशांतर। यह इनकी क्या है? यह इनकी रचनाएं हो जाती हैं। तो आपको इन सभी रचनाओं को ध्यान रखना है कि जो आपकी धर्मवीर भारती हैं इनकी रचनाएं हो जाती है कनुप्रिया, और इनकी रचनाएं हो जाती हैं अंधा युग, ठंडा लोहा, गीत वर्ष और देशांतर इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर के बारे में बताना है। तो इम है, ओम है, ओम है या फिर ओम है। तो जो आपका प्लुत स्वर हो जाता है यह क्या होता है? तो इसको बोलने में क्या लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। जिसको बोलने में 3 मात्रा का क्या लगता है? समय लगता है। यही आपका क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं राम की, तो राम इस तरीके से बोलते हैं, हम जोर से बोलेंगे राम, तो यही चीज़ आपकी ज़्यादा मात्रा का समय ले रही है, वही प्लुत स्वर कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं ओम, तो यही चीज़ आपकी प्लुत स्वर कहलाती है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि जो आपका ओम है यह आपका क्या हो जाता है? यह आपका प्लुत स्वर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रयोजन वर्ष का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन वर्ष का जो समानार्थी शब्द है वह नहीं है। तो लक्ष्य होता है, हेतु होता है, नियोजन होता है या फिर उद्देश्य होता है। तो प्रयोजन वर्ष का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे नियोजन। क्या हो जाता है? नियोजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। यह आपका समानार्थी शब्द नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऋज की। तो ऋज की हम बात करते हैं, इसका जो विलोम शब्द होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ऋज का जो विलोम होता है वह क्या होता है? सरल होता है, त्रिकोण होता है, वक्र होता है या फिर सीधा होता है। तो ऋज का जो विलोम शब्द होता है इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है कि जो ऋज है इसका विलोम शब्द आपका वक्र हो जाता है। वक्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यानी कि जो इसका मतलब होता है सीधा और सरल। इसके जो समानार्थी शब्द की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका मतलब होता है सीधा और क्या होता है? और आपका यहाँ पे सरल हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? किस विकल्प में विशेषण का जो आपका निर्देश दे रखा है वह अशुद्ध है, यह बताना है। तो 2.5 यह अपूर्णांक बोधक है। दूसरा यह क्रमवाचक है। वह नौकर यानी इसमें कोई विशेषण नहीं है। 26 यह पूर्णांक बोधक है। तो इसमें आपको बताना है, जो आपका अशुद्ध के बारे में पूछा है, अशुद्ध बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है। यह बात आपकी गलत हो जाती है। यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है, यह आपका अशुद्ध कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं विशेषण के बारे में। थोड़ा सा हम बात करें तो विशेषण होते हैं आपके, विशेषण होते हैं, यह आपके कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम समझें तो विशेषण आपके यहाँ पे 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो यह आपके यहाँ पे 4 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह आपका गुणवाचक होता है। कौन सा होता है? गुणवाचक होता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका यहाँ पे संख्यावाचक, क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। और
चौथे नंबर पर आता है आपका परिमाणवाचक। क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण होता है। यह आपके 4 विशेषण हो जाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका। आपको बताना है कि आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, आपको बताना है। निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, या फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी बात की गई है। आप भला तो जग भला, इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। सर्वनाम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके 6 भेद होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। तो सबसे पहला आपका आता है निजवाचक, दूसरे नंबर पर अनिश्चय, तीसरे नंबर पर आपका प्रश्नवाचक, चौथे नंबर पर आपका संबंधवाचक, और यहाँ पे 5वें नंबर की मैं बात करूँ और 6वें नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका आता है पुरुषवाचक। क्या आता है? पुरुषवाचक आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह आपके क्या हो जाते हैं? यह आपके सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप भला तो जग भला में आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें कौन सा शब्द क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। तो चील, कड़ी, सरसों या फिर संतान, तो इनमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, इसका सही आंसर होता है, इसका कोई भी आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आयोग है उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही माना है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे आपका कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे सभी को स्टार मिला था, सभी को क्या मिला था? सभी को समान अंक मिला था। सभी को क्या मिला था? सभी को समान अंक मिला था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे भी आपको पद्यांश दे रखा है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। इसमें गद्यांश की तरह ही हम इसको भी छांटते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो यह आपका पद्यांश दे रखा है, तो इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका, तो इसमें हो जाता है आपका वात्सल्य रस। कौन सा हो जाता है? इसमें आपका वात्सल्य रस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, इसमें आपसे पूछा है कि इस पद की जो उपरोक्त पद है यह किस कवि का है। तो यहाँ पे जायसी का हो जाता है, सूरदास का होता है, तुलसीदास का होता है, या फिर कबीर का होता है। तो यहाँ पे जो यह पद है यह किस कवि का होता है। तो यहाँ पे तुलसीदास की बात की गई है, तो तुलसीदास का यह पद होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है? शुद्ध है। तो विकल्प आपको बताना है, कौन सा विकल्प आपका शुद्ध हो जाता है। तो इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाता है, तो इसको हम समझते हैं। तो श है आपका क्या है? मूर्धन्य होता है। शुद्ध बताना है आपको, मूर्धन्य होता है। स आपका दंत होता है, च आपका कंठ होता है, या फिर श आपका तालव्य होता है। तो इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपका इसमें शुद्ध है, तो शुद्ध की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि जो आपका स है यह क्या हो जाता है? आपका दंत हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, इसका आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध कथन बताना है। तो 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। क्ष संयुक्त व्यंजन है।
विसर्ग कंठ वर्ग है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा क्या है, अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कि जो दो महा प्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह बात यहाँ पे क्या है, गलत है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण हम एक साथ नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें ख की और घ की बात करें तो यह क्या है आपके, यह आपके महाप्राण हो जाते हैं, तो इनका हम उच्चारण एक साथ नहीं कर सकते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, इसका आंसर बताना है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो यह बात बतानी है। यह आपका पुल्लिंग होता है, कर्ता होता है, बहुवचन होता है या फिर एक वचन होता है। इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाता है। इसमें क्या है, बहुवचन है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो जो आपका लड़के है यह शब्द क्या है, यह शब्द आपका बहुवचन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, इसका आंसर बताना है कि राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो वाच्य की यहाँ पे बात की गई है, आपको ध्यान रखना है कि राम आम खाता है, तो आम खाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसमें कौन सा आपका वाच्य हो जाता है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे काम कर रहा है राम, तो यह कृतवाच्य हो जाता है। तो राम है यह आपका कृतवाच्य हो जाता है। कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो कृतवाच्य आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर आपका श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पे बताना है कि जो आपका यह अलंकार दे रखा है इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाता है। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो आपका अंगना हो जाता है, चांद होता है, आँख होती है या फिर अंक होता है। तो जो शुद्ध शब्द है इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इसका सही आंसर होता है अंगना। अंगना है यह आपका शुद्ध शब्द है। अब हम यहाँ पे चांद की बात करते हैं। तो चांद है यह शब्द आपका यहाँ पे इस तरीके से आपको दे रखा है, यह आपका शुद्ध शब्द हो जाता है। अब हम चांद की बात करें तो चांद का शुद्ध शब्द चांद होता है इस तरीके से। आँख की हम बात करें तो क्या होता है, आँख होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम अंक की बात करते हैं तो यह आपका अंक इस तरीके से लिखा जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो सही वर्तनी बतानी है। तो सन्निधि होती है, समनिधि होती है या सन्निधि होती है या फिर सन्निधि होती है। तो सही वर्तनी आपकी क्या हो जाती है, इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो आपकी सन्निधि है यह आपकी सही वर्तनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस चीज़ पर उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वह निर्भर करती है। तो भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर या फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है इसके बारे में बताना है कि सफलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 की जो समस्या के कारण होते हैं इनकी सही पहचान कर लेते हैं, यही चीज़ आपकी उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि समस्याओं की हम पहचान कर लेते हैं वही आपकी उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। और हम समस्या का
निवारण करते हैं, उसका निदान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, वह चीज़ आपकी निदानात्मक शिक्षण कहलाती है। उपचारात्मक शिक्षण की मतलब होता है हम समस्या की पहचान कर रहे हैं, और निदानात्मक का मतलब होता है हम उसका निदान कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने 2019 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट किया है, जो कि आपके किसके थे, हिंदी के थे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से हम सभी जो आपके कंप्लीट आपकी सब्जेक्ट हैं उन सभी का आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम एनालिसिस कराएंगे आपको। तो आपको अच्छे से समझ के चलना है सारी चीज़ों को। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।